जय हिंद दोस्तों। आज होमवर्क सीरीज में डे 10 है। तो इसमें आज जो है 100 सवाल दिया गया है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। ये सभी 9 दिनों जो करवाया गया होमवर्क उसका आज यह रिवीजन के तहत दिया गया था रोशन आनंद सर के द्वारा। तो चलिए देर न करते हुए इसका रिवीजन करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलेबंदी करने की अनुमति नहीं दी थी? इसमें याद रखेंगे किसने नहीं दी थी, तो यह हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां याद रखेंगे नाम। खां ने अंग्रेज और फ्रांसीसियों को कलकत्ता और चंद्रनगर में किलेबंदी करने की अनुमति नहीं दी थी। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए आइए विचार करते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा, ब्लैक होल की घटना सुजाउद्दौला के समय 20 जून 1756 ईस्वी में 20 जून 1756 ईस्वी को हुआ था, और उसके बाद ये सही हो जाएगा। और इस घटना का उल्लेख अंग्रेज अधिकारी हॉलवेल ने किया था। तो दोनों घटना सही है, तो इसमें हो जाएगा इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। दोनों 1 और 2 दोनों सही है। अगला है, बंगाल के नवाबों का सही कालानुक्रम देखेंगे। तो इसमें हो जाएगा बंगाल के नवाब में पहले हो जाएगा सुजाउद्दीन सरफराज खां, 1 नंबर में हो जाएगा सुजाउद्दीन, 2 नंबर में हो जाएगा सरफराज खां, उसके बाद 3 में हो जाएगा अलीवर्दी खां 3 नंबर में, और 4 में हो जाएगा मीर कासिम। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सुजाउद्दीन सरफराज खां अलीवर्दी खां मीर कासिम। अगला देखेंगे 4 नंबर के सवाल को, निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया था? तो यह हो जाएगा हैदर अली ने डिंडीगुल में एक आधुनिक पद्धति से मैसूर में शस्त्रागार की स्थापना किया था। अब आगे देखते हैं 5 नंबर में, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालिक शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो इसमें हो जाएगा गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को। तो ये 5वें गुरु थे, यह 5वें क्रम के थे गुरु, और ये 9वें क्रम के गुरु थे। इन दोनों का जो है तत्कालिक शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दे दिया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 4, राइट आंसर ए हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 6 नंबर में, निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दे दिया था? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका इसमें ऑप्शन में कोई भी नहीं है, बाजीराव प्रथम होगा इसका, बाजीराव प्रथम। इसको बाजीराव द्वितीय है यहाँ, इसको बाजीराव प्रथम कर लेंगे, प्रथम। तो यही इसका हो जाएगा बाजीराव प्रथम। चौथ मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार दिया था बाजीराव प्रथम ने। इसके बाद अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है? तो यह हो जाएगा बक्सर का युद्ध। डेट याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 1764 को, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध ही अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण था। आगे देखते हैं 8 नंबर में, उत्तमासा अंत द्वीप यानी कैप ऑफ गुड होप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया था? तो यह बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए अब आगे देखते हैं 31 नंबर में। 31 में है, 31 दिसंबर 1600 को किस एक रॉयल चार्टर्ड जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया? तो यह हो जाएगा रानी एलिजाबेथ ने। यह अकबर के समकालीन थी। रानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को रॉयल चार्टर देकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देश के साथ व्यापार करने का एक अधिकार दिया। अब आइए 10 नंबर में मिलान करते हैं। 10 नंबर में है, इसका हो जाएगा फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक हो जाएगा। मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे। और कलकत्ता के हो जाएंगे, कलकत्ता के संस्थापक तो जॉब चर्नॉक। बम्बई के संस्थापक गेराल्ड अंगियार। फिर से एक बार, मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे, कलकत्ता के संस्थापक जॉब चर्नॉक, बम्बई के संस्थापक गेराल्ड अंगियार। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, 1, 2 और 3। आइए 11 नंबर का सुमेलित करते हैं। इसमें 11 में है, प्रथम कर्नाटक युद्ध। तो यह एला सापल की संधि, और वहीं हो जाएगा
तृतीय कर्नाटक युद्ध, तो यह पेरिस की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि। और उसके बाद हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तो यह और निर्णीत रहा था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णीत। और प्रथम मैसूर युद्ध, तो यह ब्रिटिश की हार हुई थी, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी। याद रखेंगे 1767 से 69 ईस्वी में प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि हैदर अली और अंग्रेज के बीच में हुआ था। और यह अंग्रेज़ों को हराने वाला पहला सुल्तान था हैदर अली। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, याद रखेंगे। प्रथम कर्नाटक युद्ध एलासापल की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और निर्णीत, और प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार। आगे है 12 नंबर में, कर्नाटक का युद्ध निम्न में से किस विदेशी सत्ता के बीच में हुआ था? तो कर्नाटक का युद्ध देख लेंगे, फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच हुआ था, फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच हुआ था कर्नाटक का युद्ध। अब आगे है 13 नंबर में, 13 नंबर में देखते हैं निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं। पानीपत की तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, इब्राहिम लोदी को पराजित किया, तो इसमें यह गलत हो जाएगा, इसमें यह गलत हो जाएगा। इसमें तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, तृतीय में नहीं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। अगला है पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफ़र ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया था, तो यह सही हो जाएगा। पलासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं, यह एक षड्यंत्र था। तो केवल इसमें 3 सही है, सही को ढूंढना है। 14 नंबर में देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? तो आइए देखते हैं, सुमेलित करना है तो इसमें हो जाएगा, ऊपर थोड़ा करते हैं इसको, इसमें हो जाएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान पराजित हुआ, वह युद्ध में दिवंगत हुआ, तो यह सही हो जाएगा। 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान वीर गति को प्राप्त किया था, तो यही सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं 15 नंबर में, 15 नंबर का देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है? तो आइए देखते हैं। द्वैत शासन नीति, तो लॉर्ड क्लाइव, सहायक संधि का नीति वेलेजली, और व्यापकगत सिद्धांत तो लॉर्ड डलहौजी। यह तीनों के तीनों मिलान सही है, तो उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, द्वैत शासन नीति लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, सहायक संधि वेलेजली के द्वारा, व्यापकगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 16 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। आइए विचार करते हैं। 1903 में कर्जन ने थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना किया था, तो यह सही हो जाएगा। एकवर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से अलग कर दिया, तो यह गलत हो जाएगा। केवल एक सही है, केवल एक सही है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकवर्थ कमीशन के रिपोर्ट पर 1925 नहीं 1924 में इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं 17 नंबर में, 17 में देखते हैं, मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अस्थाई बंदोबस्त, तो अस्थाई बंदोबस्त हो जाएगा कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर। अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर। रेतवाड़ी व्यवस्था कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो थे, एलिफिंस्टन, कैप्टन रीड, टॉमस मुनरो, एलिफिंस्टन। महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन बर्ड, महलवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। आइए 18 नंबर को देखते हैं। 18 में है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने यानी इकोनॉमिकल ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? तो इसमें हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, ड्रेन थ्योरी के बारे में दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिखी थी, धन के निष्कासन सिद्धांत का। अब आइए 19 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें देख लेंगे, इसमें से क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यह सही हो जाएगा। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो यह भी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, यह भी सही हो जाएगा। क्षेत्रफल में कर्नाटक भारत का चौथा बड़ा राज्य है, तो यही गलत हो जाएगा। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है, तो गलत को चुनना है, यही सही है। अब आइए आगे देखते हैं 20 नंबर में, 9 डिग्री चैनल किन को अलग करता है? तो 9 डिग्री चैनल देख लेंगे, तो इसमें कवरत्ती द्वीप को मिनिकॉय द्वीप से, कवरत्ती को मिनिकॉय द्वीप से
9 डिग्री चैनल अलग करता है, वहीं देख लेंगे। तो मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल अलग करता है, मिनिकॉय को मालदीव से 8 डिग्री चैनल, और अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल। 21 नंबर में देखते हैं, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजन पाया जाता है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजन, तो यह 3 राज्यों में पाया जाता है। इसमें हो जाएगा तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। देख लेंगे, आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल, और केरल में माहे। पुदुचेरी का 3 जिला जो कि यनम और माहे, यनम, कराईकल और पुदुचेरी, जिसमें आंध्र प्रदेश में यनम, तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल, और केरल में माहे। आगे देखते हैं 22 नंबर में, 22 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के बारे में सही है? तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो यह गलत हो जाएगा। भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है। उसके बाद आगे है, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% भाग अधिकृत करता है, तो यह सही हो जाएगा। और वहीं पॉपुलेशन में 17.5% पॉपुलेशन जो है भारत की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है, और स्थल खंड का कुल 2.4%। वहीं तीसरा नंबर में है, समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में है, तो उष्ण नहीं हो जाएगा, उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय में है, ये भी गलत हो जाएगा। और 4 नंबर में है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने में किया जाता है, यह सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 और 4 सही है, 2 और 4 सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो इसमें हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। याद रखेंगे, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात। वहीं यूटी सहित हो जाएगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब। सीरियल सीक्वेंस से देखेंगे, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये सभी पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अब आइए देखते हैं 24 में, इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, गलत को आइए ढूंढना है। तो देखते हैं, भारत के तटीय भाग में सकड़े मैदान है, तो यह सही हो जाएगा। भारत के तटीय भाग में सकड़े मैदान है, केवल दर्रा के मार्फत ही आवाजाही हो सकती है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, तो यह भी सही हो जाएगा। भारत के उत्तरी भाग में खादर और बांगर 2 प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला है, हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना भूखंड है, तो यह गलत हो जाएगा। सबसे पुराना भूखंड नहीं, यह नवीनतम वलित पर्वत है। मालवा, पठार, अरावली और विंध्यन के बीच में है, यह सही हो जाएगा। इसमें गलत को ढूंढना था, तो सी नंबर यही गलत हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं 25 नंबर में, प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा वैसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो एवं एक तरफ से स्थल से। वैसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से, तो यही प्रायद्वीपीय भारत कहलाएगा, प्रायद्वीपीय भारत। अब आगे देखते हैं 26 नंबर में, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह नाम से जाना जाता है, तो कोयला उत्पादन के लिए गोंडवाना हो जाएगा। गोंडवाना शैल क्षेत्र जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद 27 नंबर में आइए देखते हैं, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो यह हो जाएगा अरावली के पश्चिम में, थार मरुस्थल अरावली के पश्चिम में। इसके बाद 28 नंबर में देखते हैं, 28 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें भी गलत को ढूंढना है। आइए देखते हैं, अघील दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, तो यह गलत हो जाएगा। गलत को चुनना है, यही गलत हो जाएगा। अघील दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि अघील दर्रा लद्दाख को चीन से जोड़ता है। अघील दर्रा लद्दाख को चीन से जोड़ता है, गलत को ढूंढना था, तो यही गलत है। आगे देख लेते हैं कौन कौन सा सही है इसमें स्टेटमेंट। सिपकिला दर्रा सतलुज गॉर्ज से गुजरता है, तो यह सही हो जाएगा। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, यह भी सही हो जाएगा। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, यह भी सही हो जाएगा। गलत है अघील दर्रा लद्दाख को तिब्बत से नहीं, बल्कि लद्दाख को चीन से जोड़ता है। 29 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें भी गलत को ढूंढना है। तो आइए देखते हैं, ब्लू माउंटेन मिजोरम ये सही है। और अबोर हिल्स मणिपुर, ये गलत हो जाएगा।
इसमें गलत को ही ढूंढना था, तो यही सही है। उसके बाद आगे है दीपू पास, यह अरुणाचल प्रदेश में है। कलांग नदी असम में है, कलांग नदी असम में है। आगे 30 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। पश्चिमी घाट के संदर्भ में देख लेंगे, तो इसमें अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, तो यह सही हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट है पश्चिमी घाट सतत है तथा उन्हें केवल 2 दर्रों द्वारा ही पार किया जा सकता। सतत नहीं, यह संकड़ा हो जाएगा। संकड़ा, पश्चिमी घाट संकड़ा है तथा उन्हें केवल 2 दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, तो यही सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 30 का राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3 सही है। अब आगे देखते हैं 31 नंबर में, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है, तो यह हो जाएगा सक्रिय में मध्य अंडमान में बैरन द्वीप, जो कि भारत का एक एक्टिव वोल्केनो है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में है। और वहीं आगे देखेंगे मृत ज्वालामुखी में, भारत में मृत ज्वालामुखी, तो यह नारकोंडम ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी नारकोंडम ज्वालामुखी। और अंडमान निकोबार की ऊंची चोटी को सैडल पीक कहा जाता है, यह उत्तरी अंडमान में अवस्थित है। आइए 32 नंबर के सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। यहाँ पूछा जा रहा है केंद्र में द्वैध शासन, तो केंद्र में द्वैध शासन भारत शासन अधिनियम 1935 में। वहीं राज्यों में द्वैध शासन, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत। और राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया था 1935 के तहत, और केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था 1935 के तहत। वहीं भारत परिषद अधिनियम 1909, तो यह मार्लियामेंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यह इसमें जो है मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन प्रणाली का अधिकार दिया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। उसके बाद एक और है प्रांतों की स्वायत्तता, तो यह प्रांतों की स्वायत्तता भी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। अब आगे है माउंटबेटन योजना आधार बनी, तो यह हो जाएगा माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन से। माउंटबेटन योजना आधार बनी थी देश के विभाजन से। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को आया था। आगे है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया, तो संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, और इसे प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत 13 दिसंबर 46 को और स्वीकार 22 जनवरी 1947 को। आगे देखते हैं 35 में, निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो यह स्वराज दल के द्वारा हो जाएगा। स्वराज दल की स्थापना 1895 में स्वराज दल का स्थापना किया गया था। स्वराज दल बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गठन किया गया था। संविधान बनाने के लिए पहली बार औपचारिक मांग 1935 में एम एन रॉय के द्वारा किया गया था। औपचारिक रूप से मांग किया गया था एम एन रॉय के द्वारा 1934 में। अब आगे देखते हैं 36 नंबर में, भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है, तो यह हो जाएगा प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में। प्रस्तावना और नीति निर्देशक तत्व में भारतीय संविधान के आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है। आगे देखते हैं 37 नंबर में, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह हो जाएगा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। 38 में देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है, तो यह हो जाएगा कनाडा मॉडल पर आधारित है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया है। संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से लिया गया है। 39 नंबर में देखते हैं, 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे, तो 1947 में विभाजन के बाद 299 सदस्य थे। याद रखेंगे, संविधान सभा के गठन के समय 389 सदस्य, गठन के समय 389 सदस्य, वहीं आज़ादी के समय 299 सदस्य, और अंतिम बैठक संविधान सभा के अंतिम बैठक के समय 284 सदस्य इसमें शामिल थे। आगे देखेंगे, सांप्रदायिक निर्वाचन
वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो यह आरंभ किया गया था भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रावधान किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग का भारत में पहली बार 1909 में। आइए 41 नंबर में देखते हैं, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा डोमिनियल स्टेट किस तारीख को मिला? डोमिनियल स्टेट, तो यह हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को। अधिकार क्षेत्र का डोमिनियल स्टेट का दर्जा 15 अगस्त 1947। डोमिनियल स्टेट का दर्जा 15 अगस्त 1947। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा देख लेंगे तो यह तमिल भाषा को भारत का पहला शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अभी वर्तमान में भारत में शास्त्रीय भाषा की संख्या 9 है। आइए 43 नंबर में देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया? तो यह हो जाएगा कथकली। कथकली को रविंद्रनाथ टैगोर ने शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया। अब आगे देखते हैं 44 में है, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसमें हो जाएगा केवल रानी की वाव। यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों में विचार, तो इसमें रानी का वाव हो जाएगा केवल इसका बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, 39वें नंबर पे यूनेस्को में शामिल किया गया है 39वां विश्व धरोहर रमप्पा मंदिर और 40वां धौलावीरा, 41वां शांति निकेतन को शामिल किया गया है और 42वां होयसल मंदिर, और सबसे नवीनतम में अभी मोइदम जो कि असम का है, इसे भी शामिल करने की बात की गई है। याद रखेंगे, 39वां रमप्पा मंदिर, 40वां धौलावीरा, 41वां शांति निकेतन और 42वां होयसल मंदिर। अब आगे देखते हैं 45 नंबर में, निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। तो इसमें हो जाएगा खजुराहो का मंदिर समूह। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? तो यह हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। नागरहोल, सत्यमंगलम और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तीनों हो जाएगा इस राइट आंसर सी हो जाएगा, संरक्षित क्षेत्र में हो जाएगा कावेरी बेसिन के तहत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अब आगे देखते हैं 47 में देखते हैं, निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से किसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो इसमें सबसे बड़ा क्षेत्र हो जाएगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम। यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अब आगे देखते हैं, पारिस्थितिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने में महत्वपूर्ण रखा गया है? तो यह हो जाएगा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने का महत्व में रखा गया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं 49 नंबर में, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्न में से कौन सा नवीनतम समावेश था? तो इसमें हो जाएगा नवीनतम में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में गढ़वा नृत्य, जो कि गुजरात, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, गढ़वा गुजरात। यह नवीनतम है सांस्कृतिक विरासत में नवीनतम हो जाएगा गढ़वा, जो कि गुजरात से संबंधित है। वहीं कुंभ मेला के बारे में देखेंगे, यह 4 स्थानों पर लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में। कुंभ मेला 4 राज्यों में, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल। छऊ नृत्य के बारे में जानते हैं, यह छऊ मध्य प्रदेश का है, छऊ छत्तीसगढ़ में, छऊ नृत्य छत्तीसगढ़ में। आगे देखेंगे 50 में, निम्न में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में एक नहीं है? तो यह मगही को शामिल नहीं किया गया है शास्त्रीय भाषा में, गलत को चुना था, तो यही सही हो जाएगा। इसमें कन्नड़, मलयालम और उड़ीसा शास्त्रीय भाषा में शामिल है। शास्त्रीय भाषा की संख्या टोटल 6 है। आइए देखते हैं, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत।
मलयालम, कन्नड़, उड़िया, तमिल, तेलुगु, संस्कृत। अब आगे देखते हैं 51 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ आईएयू ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति नाम दिया गया मंजूरी। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति नाम दिया गया। वहीं चंद्रयान 2 में कहा गया प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 के दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा। तो दोनों कथन सही है, दोनों कथन सही है। तो इसमें गलत कथन का चुनाव करना है, तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है। तो ना तो 1 और ना तो 2, दोनों सही है। अब आगे देखते हैं 52 नंबर में। 52 में देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करना है। तो ऑपरेशन दोस्त हो जाएगा, तुर्की और सीरिया में चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में, यहाँ सूखे से प्रभावित नाइजीरिया के लिए, तो यह गलत हो जाएगा। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में। वहीं ऑपरेशन गंगा यूक्रेन हो जाएगा, यूक्रेन सही है, यूक्रेन सही हो जाएगा। वहीं ऑपरेशन इंद्रावती तो यह हैती में चलाया गया था। ऑपरेशन इंद्रावती हैती में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, तो यह भी सही है। 2 और 3 सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। अब आइए 53 नंबर में देखते हैं, मिशन दिव्यास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। आइए देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। डीआरडीओ ने 9 मार्च 2024 को MRIV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है डीआरडीओ के द्वारा, तो यह सही हो जाएगा। मिशन दिव्यास्त्र नामक परीक्षण ओडिशा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। अब 54 नंबर में देखते हैं, 54 में देखते हैं, 54 में है कथन पर विचार करना है। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में विश्व में 5वें स्थान पर है, तो यह गलत हो जाएगा। ऊर्जा स्थापित में भारत विश्व में 4थे स्थान पर है, भारत विश्व में 4थे स्थान पर है। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में 4थे तथा सौर ऊर्जा में 5वें पर है, सही हो जाएगा। पवन ऊर्जा में 4था स्थान पर और सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर है, तो यह सही हो जाएगा। केवल 2 सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है। तो यह हो जाएगा सितवे बंदरगाह, सितवे पोर्ट को चाबहार के बाद सितवे पोर्ट को विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दी है। चाबहार बंदरगाह ईरान में है। आगे, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्राप्त करना शुरू किया है। तो यह हो जाएगा फिलीपींस। ब्रह्मोस मिसाइल को फिलीपींस को बेचा गया है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के सहयोग से बनाया जा रहा है। इसका नामकरण भारत के ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस के मास्कोवा नदी के नाम को जोड़कर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है। यह सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। आगे देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया। तो डस्टलिक यह भारत और उज्बेकिस्तान हो जाएगा, भारत और उज्बेकिस्तान। डस्टलिक युद्धाभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान। अब आगे देखते हैं, आगे 58 नंबर में देखते हैं, इसमें हो जाएगा हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के संयुक्त समझौते के तहत किया गया है, तो इसमें भारत फ्रांस है, यह गलत हो जाएगा। यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो यह 2 चरणों वाली है, यह गलत हो जाएगा। भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर और 750 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, तो यह गलत हो जाएगा। भारत ने इसका रेंज 350 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर बढ़ाने का निर्णय लिया है, तो यह तीनों कथन गलत है। तो इसमें कोई भी उपरोक्त में से सही नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 59 में देखते हैं, कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया। तो इसमें हो जाएगा पारादीप बंदरगाह, पारादीप उड़ीसा में है, पारादीप पोर्ट उड़ीसा में। आगे देखते हैं 60 नंबर के सवाल को देखते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो आइए देखते हैं, इसमें हो जाएगा भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है, यह सही हो जाएगा।
इस रिपोर्ट को दी आउट बर्ड द्वारा जारी किया जाता है, तो यह भी सही हो जाएगा। इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर तथा इरिट्रिया सूची में सबसे नीचे है, तो यह सही हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। आगे देखते हैं 61 नंबर में, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसमें हो जाएगा अमिताभ बच्चन को सबसे पहले स्टार्टिंग में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था और वर्तमान में अमिताभ बच्चन को दिया गया है। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? चक्रवात रेमल का संबंध यह पूर्वोत्तर भारत से है। चक्रवात रेमल पूर्वोत्तर भारत से है। रेमल का नामकरण ओमान ने किया था। रेमल का नामकरण ओमान ने किया गया था। वहीं यागी, टाइफून यागी, तो इसमें जो है बचाव कार्य ऑपरेशन सद्भावना था। ऑपरेशन सद्भावना के तहत बचाव कार्य चालू किया गया था। अब 63 नंबर में देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा रुद्रम सेकेंड हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो रुद्रम सेकेंड हो जाएगा DRDO के द्वारा विकसित किया गया। DRDO के द्वारा विकसित किया गया रुद्रम सेकेंड। आगे देखते हैं 64 में, सैला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें हो जाएगा, यदि दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 1300 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो यह सही हो जाएगा। इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया। इसका निर्माण BRO के द्वारा पीर पंजाल श्रेणी में किया गया, तो यह दोनों कथन सही है। 1 और 2 दोनों सही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है BRO, इसे भारतीय सेना का यह संस्था है, सड़क निर्माण इकाई। आइए आगे देखते हैं 65 में, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। 65-66 में देखते हैं, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास GMAX, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास GMAX के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं, इसमें यह भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित किया गया था, यह गलत हो जाएगा। यह भारत के विशाखापत्तनम में आयोजित नहीं किया गया था, यह जापान के पास प्रशांत महासागर में आयोजन किया गया था। यह GMAX का 10वां संस्करण है, यह 10वां नहीं, यह 8वां संस्करण है। यह GMAX का 8वां संस्करण है। इसमें से दोनों गलत है, तो ना तो 1 और ना ही 2, राइट आंसर डी हो जाएगा। 67 में देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 50वें G शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, तो यह हो जाएगा, सही हो जाएगा। 50वें G शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, यह सही हो जाएगा। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश शामिल है, तो यह गलत है। भारत इसमें शामिल नहीं है। G7 में भारत शामिल नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, यह सही हो जाएगा। तो 67 का 1 और 3 सही है। 67 का 1 और 3 सही है। 68 में देखते हैं, आइए 68 में देखते हैं, इसमें कूट के सहायता से इसमें देख लेना है। 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ये देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, तो यह सही हो जाएगा। 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के रूप में भर्तृहरि महताब को चुनाव किया गया था। याद रखेंगे, 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब थे। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे इसमें, तो यह भी सही हो जाएगा। तीन नंबर में, ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ओम बिरला 2 बार लोकसभा निर्वाचित हुए, यह भी सही हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) से शक्तियाँ प्रदान करता है, तो इसमें से सभी सही हो जाएगा। सभी सही हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 69 नंबर में, भारत ने 64वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया है? तो 69वीं, तो यह भारत मंडपम, यह नई दिल्ली में 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर सूची की बैठक भारत के नई दिल्ली में भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया है। अब आगे देखते हैं
70 नंबर में 27 जुलाई और 9 अगस्त 27 जुलाई और 9 अगस्त 2024 को बीच 27 जुलाई और 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान स्क्वैट के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो ये देखते हैं, यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। इसमें से यही सही हो जाएगा, मंगोलिया की रानी उलान बटोर में स्क्वैट के का भी आयोजन किया गया था। खान स्क्वैट का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। 71 नंबर में देखते हैं, भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग का निर्माण किया गया उसका नाम था, तो यह एनफील्ड राइफल हो जाएगा। एनफील्ड राइफल, इसी पे चर्बी लगा कारतूस होता था, एनफील्ड राइफल। 72 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? सबसे बड़ी भारत की मीठे पानी की झील, तो इसमें हो जाएगा 72 में वुलर झील, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। आगे देखते हैं, किस राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? तो यह राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। अब आगे देखते हैं 74 में, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो यह हो जाएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा घर, महाराष्ट्र, तारापुर, महाराष्ट्र। यह भारत का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा घर है। यह वर्ष 1972 में स्टार्ट किया गया था। अब आगे देखते हैं 75 नंबर में, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं 75 में, भारत में किस राज्य की विधान परिषद उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से बड़े आकार की हो सकती है? तो यह हो जाएगा गलत हो जाएगा। इसमें 1/3 भाग होगा या कम से कम 40। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस राज्य के कुल सदस्य का 1/3% या कम से कम 40 होना चाहिए। तो यह गलत हो जाएगा। किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसमें से न तो 1 और न ही 2, दोनों गलत है। आगे देखते हैं 76 नंबर में, बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह महात्मा गांधी के द्वारा, बुनियादी शिक्षा का महात्मा गांधी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आगे देखते हैं 77 नंबर में, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड प्रोटीन को जाना जाता है। आगे है 78 नंबर में, मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर में थी, जिसे डैश में भी कहा जाता था। तो इसे देख लेंगे, इसे गिरिब्रज या राजगीर कहा जाता था। मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर, जिसे गिरिब्रज कहा जाता था, गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। आइए 79 को देखते हैं, लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों था? तो कई नदियां जैसे गंगा, सोन मगध से होकर बहती थी, यह सही हो जाएगा। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था, यह भी सही हो जाएगा। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी, यह भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। 80 नंबर में देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया? तो इसमें हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। यह नगर निकाय से संबंधित है। 81 में देखते हैं, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? तो इसमें हो जाएगा पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान, आरक्षण हो जाएगा 243 डी के द्वारा। आगे देखते हैं, फरवरी 2020 में नए प्रमुख बंदरगाह की स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है? तो इसका हो जाएगा वधावन पोर्ट को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है। 83 में देखते हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? तो हीरा मध्य प्रदेश में प्राप्त किया जाता है कुडप्पा क्रम की चट्टानों से हीरा प्राप्त किया जाता है। अब आगे देखते हैं 84 नंबर में, भारत में कोयला भंडार के संबंध में
कोयला भंडार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। भूरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात और पुदुचेरी के तटीय क्षेत्र में पाया जाता है, तो यह सही हो जाएगा। भारत में लगभग 80% कोयला का भंडार बिटुमिनस और नॉन कोकिंग ग्रेड के हैं, तो यह भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 दोनों सही है। सही कथन का चयन करना है। 1 और 2 दोनों सही है। 85 नंबर का देखते हैं। बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़ी प्रतीकों, स्तूप किसका प्रतीक है? तो स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। 85 नंबर का सही हो जाएगा स्तूप मृत्यु। इसमें 2 प्रतीक देख लेंगे। सांची जो कि मध्य प्रदेश में है, और धर्मराजिका जो कि उत्तर प्रदेश में है। सांची स्तूप यह रायसेन जिले में स्थित है। सांची स्तूप रायसेन जिले में, और धर्मराजिका स्तूप वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में। आइए 86 नंबर का देखते हैं। 86 में है जन आरोग्य PMJY के लाभ निम्नलिखित में से कौन से है? तो इसका हो जाएगा आवश्यक होने पर सभी लोक एवं सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पताल व निःशुल्क चिकित्सा का उपलब्ध होना, ये भी हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य अनुरक्षण सेवाओं तक नगदी रहित कागज रहित अभियान। गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य अनुरक्षण सेवा, नगदी रहित और कागज रहित अभियान, तो यह भी हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से, इसमें 5 लाख होगा, 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाना, तो यह भी सही हो जाएगा। पूर्व विद्यमान रोगों में, तो यह पूर्व से विद्यमान रोगों के लिए नहीं हो जाएगा। इसमें 1, 2 और 3 तीनों सही है। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 87 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। इसमें से कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, यह सही है। कोशिका सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। दूसरा है कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, यह भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों सही है। सही कथन का चयन करना है। 1 और 2 दोनों सही है। 88 में देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं, विचार करते हैं। इसमें से माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़ा अंगक है, तो यह सही हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा अंगक है। इसमें केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया, पहले स्थान पर केंद्रक हो जाएगा, दूसरे पर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, तो यह सही हो जाएगा। हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यह सही हो जाएगा। तीसरा है गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर कहा जाता है, यह भी सही है। तो उपरोक्त में से 1, 2 और 3 तीनों सही है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? इसमें से गलत को चुनना है। तो ये देखते हैं कौन सा इसमें से गलत है। 89 में कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे बड़ा कोशिका अंगक, तो लवक हो जाएगा। सबसे बड़ा कोशिका अंगक लवक। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम। और पैलेट कण में हो जाएगा, ये गलत है। एस्फिरोसोम नहीं, गलत हो जाएगा। पैलेट कण में राइबोसोम हो जाएगा। पैलेट कण राइबोसोम, यह गलत है, तो गलत को चुनना था, यही सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। डीएनए डुअल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? तो यह वाटसन एवं क्रिक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए, वाटसन एवं क्रिक ने। और खोज फ्रेडरिक मिशेल ने किया था। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशेल ने किया था, और डुअल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार प्रतिपादित किया था वाटसन एवं क्रिक ने। अब लेक्राइमल ग्रंथि 91 का देखेंगे। लेक्राइमल ग्रंथि का स्रावित होता है, तो यह आंसू, डी हो जाएगा। लेक्राइमल ग्रंथि आंसू हो जाएगा। लेक्राइमल ग्रंथि आंसू, राइट आंसर डी हो जाएगा। 92 में देखते हैं। पीलिया जॉन्डिस या हेपेटाइटिस रोग में शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यह यकृत हो जाएगा। पीलिया या जॉन्डिस में यकृत अंग प्रभावित होता है। 93 का देखते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व का पता किसने लगाया? इसका अथवा इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। अगला देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र के थक्के की अवस्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो यह सोडियम 24 का हो जाएगा। सोडियम 24
रक्त परिसंचरण में थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। आइए आगे देखते हैं 95 नंबर में। 95 में है निम्नलिखित 95 निम्नलिखित में किसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है। तो इसमें देखते हैं किसमें संपन्न हो रहा है। दूध का खट्टा होना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। मानव शरीर में भोजन का पचना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया है। जल का उबलना, तो यह जल उबल कर वापस भाप, तो यह गलत हो जाएगा, यह नहीं होगा, यह भौतिक परिवर्तन है। फलों का पकना, यह रासायनिक परिवर्तन है। ईंधन का जलना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें 1, 2, 4 और 5 ये चारों सही है, यह चारों सही है। सही कूट को चुनना था तो यही सही हो जाएगा। 96 में देखते हैं निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। आइए देखते हैं। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे ऑक्सीकारक होते हैं, यह सही हो जाएगा। धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वह अवकारक होती है। तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। 97 का देखते हैं। एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो यह सूर्य और खगोलीय इकाई देखेंगे। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी यह प्रकाश वर्ष के द्वारा मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में। 98 का देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अर्थव्यवस्था में उदारवादी तथा निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है। उदारवादी और निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव देख लेंगे। तो यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का में यह तत्व विद्यमान होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का यह रूप है, उदारवादी तथा आर्थिक। आगे देखते हैं 99 नंबर में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र 2 अलग अलग शाखाएं हैं, तो यह सही हो जाएगा। और उसमें अर्थशास्त्र के 2 शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे से संबंधित है। यह अर्थशास्त्र की दोनों शाखाएं एक दूसरे का पूरक है, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसमें से केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। आज का 100वां और अंतिम सवाल को देखते हैं। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किन उपनामों से संबोधित किया जाता है। तो यह हो जाएगा उभरती हुई अर्थव्यवस्था। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था के उपनाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को उभरती हुई अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। इसका कूट में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही 10वां दिन का आज 100 सवाल जो कि MCQ में था, इसे पूरा करवा लिया गया है। आशा करता हूँ कि आप लोग इसका 1-2 बार रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।